लोग फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, जिससे कि आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और एग्जाम में किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि देखो हम लोग का मकसद सिर्फ बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड तो इतनी मैं थ्योरी लिखा दूंगा कि आपको बोर्ड के लिए नहीं सोचना है, लेकिन हम लोग का मेन जो एम है इसके अलावे वो है जेई मेन, जेई एडवांस और नीट। तो हर चीज के ऊपर प्रॉब्लम भी उस टाइप से होना चाहिए। तो मैं हर टाइप का प्रॉब्लम अभी आपको करके दिखाऊंगा, एकदम रिसेंट, ये नहीं कि कोई पुराना प्रॉब्लम लाके डाल दिया, एकदम जो हमारा अभी ट्रेंड है पूछने का, एग्जाम में पूछने का, उस ट्रेंड के हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं तो कि कौन कौन सा प्रॉब्लम लोग आज करना है। तो पहले तो देखो, पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने ये बॉल्स वाला प्रॉब्लम करवाया था, आपको याद होगा आपको, जिसमें आपको हमने θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन बताया था। आज पहले इसके ऊपर एक दो टाइप और हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। तो पहले एक आसान सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, बोर्ड पे लिख दिया है, जो कि आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन में, आज दोनों बॉल के मासेस सेम हैं और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब Q1 चार्ज ग्रेटर है किससे, Q2 से। तो आपको पता करना है देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2, मतलब ये स्ट्रिंग जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ और ये स्ट्रिंग जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। बच्चों चॉइसेस दे दिए गए हैं, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2, θ1 इक्वल टू θ2 एंड नन ऑफ दीज। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सर्टेनली, ये मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो अभी करूंगा इसको सॉल्व, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए बच्चों, ऑनेस्टली। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, एक बार पहले, क्योंकि आप प्रॉब्लम नहीं करोगे ना तो फिर थ्योरी कैसे क्लियर होगी। जो लोग केवल थ्योरी पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं उससे फ़ायदा आपका नहीं होगा। आप प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे मेरे को सिर्फ बोर्ड करना है। अरे यार कुछ भी करना है, प्रॉब्लम ही जरिया है फिजिक्स को समझने का। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम करने से क्या होगा कि आपकी थ्योरी और क्लियर होगी कि कहाँ पे क्या लगना है। तो एक बार आप 3 मिनट्स का टाइम इसको सॉल्व करने में दो, वीडियो पॉज करके। ओके बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ दिमाग, अब ये प्रॉब्लम तो सिर्फ इसलिए दिया गया कि आप पिछले क्लास को एक बार रिवाइज इस प्रॉब्लम के थ्रू कर सकें। तो अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। पहले देखो दोनों पे फोर्स लगा दो नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो बहुत इजीली हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का मास सेम है बच्चों, तो दोनों पे लग गया नीचे mg, इक्वल मैग्नीट्यूड का। फिर यहाँ पे थोड़ी चालाकी की गई जानबूझ के, ताकि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएं, कि Q1 ज्यादा है Q2 से। आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये मैटर नहीं करता है दो चार्ज के बीच में कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है। इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पे इक्वल अमाउंट का ही लगेगा, ये आप मान के चलो, दोनों पे इक्वल अमाउंट का लगेगा। मतलब कि इधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स F लगेगा, तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो Fe ही लगेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट। अब तुम खुद सोच के देख सकते हो बच्चों कि ये mg दोनों का सेम, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का सेम, देखो कितना सिंपल लॉजिक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये भी रेस्ट में है ये भी रेस्ट में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, तो दोनों अगर रेस्ट में है, तो ये जो तीसरा फोर्स इस पे मान लो लग रहा है T1 और इस पे लग रहा है T2, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा मेरे को समझाने में कि T1 और T2 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि बाकी दो फोर्स Fe सेम, mg सेम, 100% गारंटी है कि T1 और T2 भी होगा सेम। अब सोच लो अगर T1 और T2 भी सेम होगा तो T1 का एक कंपोनेंट जो है, मान लो ये θ1 एंगल है, तो सीधी सी बात है ये θ1 ये θ1, तो T का ऊपर एंगल हो गया T1 cos θ1 और T2 T1
साइन थीटा 1। इन सेम मैनर इधर हो गया बच्चों, ये एंगल थीटा 2 है, तो ऊपर हो गया आपका T2 cos थीटा 2 और ये सामने हो गया T2 साइन थीटा 2। अब सोचो T1 cos थीटा 1 और mg, T1 साइन थीटा 1 और fe, ये सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू fe, उसके बाद T1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू mg। अगर इसको आपस में डिवाइड कर दें तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू fe बाई mg। इन सेम मैनर इसके लिए भी कर सकते हो, T2 साइन थीटा 1, T2 साइन थीटा 1 सॉरी T2 साइन थीटा 2, T2 साइन थीटा 2 fe के इक्वल्स हो गया। उसके बाद T2 cos थीटा 2 आपका mg के इक्वल्स हो गया। फिर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा tan थीटा 2 इक्वल्स टू fe अपॉन mg। अब देखो tan थीटा 2 इक्वल टू fe अपॉन mg, tan थीटा 1 इक्वल टू fe अपॉन mg, ये दोनों सेम हो गया। हेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan थीटा 2 और tan कैंसिल हो गया तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, मतलब सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो अगर अलग अलग भी है तो भी दोनों एंगल सेम होगा। बस क्या यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए। मतलब ये याद रखना है, चार्ज के अलग होने से एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मास अगर अलग होता, जो कि पिछले वीडियो में तुम देखना मास वहाँ हम लोग अलग किए हुए थे इसलिए थीटा अलग आ रहा था, तो मास का इफेक्ट थीटा पे आएगा, चार्ज का अलग होने से थीटा पे इफेक्ट नहीं आएगा और चार्ज आपका अलग भी रहेगा तो भी दोनों का जो एंगल वर्टिकल के साथ है वो क्या रहेगा, सेम। ठीक है बच्चों, तो आपने बना लिया होगा और नहीं बनाया होगा तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके राइट डाउन करिए। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, two balls of mass m1 and m2 having charge q1 and q2 suspended through two separate strings of length L from common point. Okay, the whole system is placed in gravity free space. Find the tension in strings. मतलब देखो क्या हुआ, दो धागा है, दोनों धागे में दो एक बॉल है जिसका मास m1 और m2 है, चार्ज q1 और q2 है, ये दोनों एक ही पॉइंट से हैंग कर रहा है। अब इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक ऐसे जगह लेके चले गए जहां ग्रेविटी नहीं है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको और भी कई जगह दिखेगा और वहां पे ग्रेविटी फ्री की जगह लिखा हुआ रहेगा कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में ले गए। तो सैटेलाइट में ले जाने का मतलब भी हो गया, सैटेलाइट में भी आपका वेटलेसनेस फील होता है, मतलब ग्रेविटी वहां भी नहीं होती है। तो सेम अगर इसके बजाय ग्रेविटी फ्री के बजाय अगर ये लिखा हुआ हो कि सैटेलाइट में ले गए तो भी इस प्रॉब्लम को ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों तो दोनों बॉल को अगर हम लेके चले गए ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन निकालो। तो एक बार आप फिर से एक बार आप ट्राई करो, 2 मिनट का समय दो और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। तो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम बनाएंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो ये पॉइंट है आपका, अभी तक हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंट से ये एक बॉल हैंग करते थे और ये एक दूसरा बॉल हैंग करते थे। इस पे चार्ज Q1 दे दिया, इस पे Q2 दे दिया। फिर हम लोग इस एंगल के बारे में सोचते थे कि ये θ1 एंगल हो गया, ये θ2 एंगल हो गया। अगर आपके दिमाग में ऐसा ही डायग्राम यहां भी आ रहा है तो ये गलत। ये क्यों गलत है बच्चों, तो देखो हम लोग अभी इससे पहले जो इस टाइप का प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें नीचे ग्रेविटी लग रही थी और ये ग्रेविटी के वजह से
मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स चाहता है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चाहता है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स चाहता है कि इसको दूर ले जाए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको दूर ले जाना चाह रहा है, और ये ग्रेविटेशनल इसको एकदम ऐसे जाने से ये ग्रेविटेशन रोकता है, यानी ये mg की वजह से ये बीच में अटक गया। अगर मान लो ये mg ना हो, अगर ये mg ना हो, तब अगर किसी धागा पे सिर्फ ये फोर्स लगेगा तो धागा इस एंगल पे नहीं रहेगा, बल्कि धागा पूरा ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे mg नहीं है, और mg नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो अगर mg नहीं है तो ये डायग्राम जो है इसमें θ1 और θ2 है, ये बिल्कुल स्ट्रिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और θ1 भी 90 और θ2 भी 90, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाएगा। बात समझो हमारी। अगर mg नहीं रहेगा, अगर mg नहीं रहेगा तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। mg की वजह से वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। तो बच्चों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ही क्या है? रॉड। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो बगल में मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये कॉमन पॉइंट हो गया जहाँ से दोनों बंधा हुआ है। अब ये भी आपका इस तरीके से हो जाएगा, और ये इधर इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये पूरी तरीके, नीचे mg तो लग ही नहीं रहा, तो ये पूरी तरीके से ऐसे फैल जाएगा। इस पे चार्ज आ गया आपका Q2, और इस पे चार्ज आ गया आपका Q1, और ये बीच का लेंथ क्या है आपका? L है ना बच्चों। तो अब समझो कि ये खत्म, ये डायग्राम अपना जो है ये बेकार है। तो इस प्रॉब्लम का डायग्राम ये हो गया। अब सोचो क्या हो, ये Q2 और ये Q1, Q2 ने Q1 को रिपेल किया दिस साइड F फोर्स से, तो इस पे अपोज करने के लिए धागा है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जानते ही हो टेंशन लग गया। ठीक इस पे भी आपका इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और अपोज करने के लिए क्या लगेगा? टेंशन। तो चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है तो ऑटोमेटिकली टेंशन भी सेम है। तो इस बॉडी पे टेंशन इधर लगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, और टेंशन इधर। तो ये रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो टेंशन को किसने बैलेंस किया? इलेक्ट्रिक फोर्स ने। तो टेंशन इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालोगे? तो अपने पास कूलम लॉ तो है ही, तो कूलम लॉ के हिसाब से क्या लिखेंगे? Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, K के बजाय 1 बाई F, इसी को हम लोग K बोलते हैं, तो लिखते थे K Q1 Q2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस समय मिस्टेक नहीं करना है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जो होगा 2L होगा, क्योंकि दोनों ही धागे की लंबाई LL है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2L का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका Q1 Q2 और 2 का स्क्वायर हो गया, ये टोटल हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें ये सोचना था कि धागा जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस में पूरी तरीके से इस तरीके से आ जाएगा, तो टेंशन का वैल्यू किया। तो आई होप कि तुमने सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो आप एक बार देख लो, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मैंने लिखा है थोड़ा अलग अलग करके, इसलिए आपको ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन आसान है और ये जेईई मेन में पूछा हुआ है, जेईई मेन में 2010 में। अब ये भी बॉल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को पहले रीड करता हूँ, फिर एक बार आप ट्राई करना, फिर देखते हैं। लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। पहली बात कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, मतलब दोनों स्फीयर का मास भी सेम मान लो और दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का सेम नेचर ऑफ चार्ज। आइडेंटिकल मतलब सबके लिए आइडेंटिकल लिखा होगा, और स्ट्रिंग की लंबाई भी सेम है। द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। तो सीधी सी बात है, बस वही है कि फिर अगर मान लो कि दोनों स्ट्रिंग में सेम चार्ज का बॉल अगर बांध दोगे तो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, तो डाइवर्ज करके एंगल कितना मारा? 30 डिग्री विथ ईच अदर। व्हेन द होल सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, इज टेकन इनटू लिक्विड, एक लिक्विड में ले जाके रख देते हैं। पहले ये एयर में था या वैक्यूम एज्यूम कर लो, और फिर इसको कहाँ पे डाल दिए? लिक्विड। और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। फिर कहता है
कि उस लिक्विड में डालने के बावजूद उसके बावजूद द एंगल रिमेन्स सेम, एंगल जो 30 डिग्री पहले बन रहा था वही है। तो कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 16 ग्राम पर सीसी, अगर मान लो उस स्फीयर की डेंसिटी 16 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप उस लिक्विड का बताओ कितना होगा। चॉइसेस दिए हुए हैं, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब पहले भी मैंने बताया, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं या एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके बच्चों ट्राई करो, और नहीं हुआ तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कैसे सॉल्व। ओके, तो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बॉयसी फोर्स तुम लोगों को समझ में आ गया, इसका यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आपने किया भी होगा तो एक बार देख लो कैसे क्या करना है। सबसे पहले ये दोनों बॉडी एयर में था, है ना बच्चों। तो एयर में था मान लो, या वैक्यूम में, इन एयर डायग्राम बनाते हैं। दोनों का मास लिखा हुआ है कि सेम, आइडेंटिकल है मतलब सेम है, mg लगा दो। दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स F और F सेम लग रहा है। अच्छा, जब सब कुछ सेम है तो टेंशन भी सेम होगा दोनों का, क्योंकि कुछ डिफरेंट है ही नहीं। फिर दोस्तों ये जो बीच वाला एंगल है, जब ये फोर्स 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 सब सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट है ही नहीं। और ये दोनों एंगल 2 थीटा इज 30 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, हालांकि इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। अब देखो ये आपका डायग्राम बन गया, और हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले की तरह। तो जैसे देखो ये एंगल थीटा होता था अपना, तो दोनों में आइडेंटिकल है तो किसी एक का ही कंपोनेंट तोड़ेंगे, दोनों का नहीं तोड़ेंगे। तो ऊपर आ गया आपका t cos थीटा, और सामने आ गया बच्चों t sin थीटा। अब देखते जाते हैं, वर्टिकली t cos थीटा ने mg को बैलेंस किया, हॉरिजॉन्टली t sin थीटा को f ने बैलेंस किया। तो हॉरिजॉन्टली t sin थीटा इक्वल टू f यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, और वर्टिकली t cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू f अपॉन mg। ये आ गया इक्वेशन 1। फिर क्या कर रहा है बच्चों, इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में लेके चलते हैं। इन लिक्विड, पूरे सिस्टम को हम लोग कहां लेके चले, लिक्विड में। तो लिक्विड में लेके चलने से क्या होगा वो देखते हैं। जब लिक्विड में लेके गए, जब लिक्विड में लेके गए तो अब क्या क्या फर्क आएगा वो तुम दिमाग लगाओ। पहली बात जो उसने लिखा है वो कि ये एंगल सेम रह गया, 30 का 30, मतलब टोटल 30, तो ये दोनों थीटा थीटा ही रह गया, एंगल सेम रह गया भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये लिक्विड मैंने रेड कलर से यहाँ पे बना दिया। अब देखते हैं इनके ऊपर क्या क्या चेंजेज आएंगे। पहली बात, mg अभी भी लग रहा होगा, लेकिन अब ये एयर में था और यहां मीडियम चेंज हो गया है, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो अब लग रहा होगा वो चेंज लग रहा होगा। यानी मैं दोनों पे लगा रहा हूं यहाँ पे F डैश और F डैश। कोई वजह पूछेगा वजह क्या है, तो कह रहा भाई ऐसा है कि पहले एयर में था और अभी क्या आ गया, मीडियम में। हालांकि देखो इन दोनों के ऊपर चार्ज अभी भी उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि चार्ज दोनों पे यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, चार्जेस तो सेम ही है, प्लस क्यू। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। कहोगे कैसे सेम पता चल गया आपको, तो दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो जो डिस्टेंस पहले दोनों के बीच में था वो डिस्टेंस अभी भी है, तो डिस्टेंस भी सेम, फोर्स चार्ज भी सेम। तब भी फोर्स इसलिए बदल गया इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि आपने मीडियम को बदल दिया। डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, लेकिन तब भी फोर्स हो गया अलग क्योंकि मीडियम चेंज हो गई है।
ठीक है बच्चों, इसके अलावे एक टेंशन लगेगा जो कोई देख सकते हो तुम, और इस टेंशन के अलावे लिक्विड में एक फोर्स लगेगा बॉयंसी, वर्टिकली अप। टेंशन तो धागा में लगेगा ही लगेगा, फिक्स पॉइंट से अवे, तुम जानते ही हो टेंशन लगता है स्ट्रिंग में। इसके अलावे यहाँ पे एक बॉयंसी फोर्स लगेगा। इन सेम मैनर यहाँ भी देख लो, एक बॉयंसी ऊपर लग गया, आइडेंटिकल है दोनों तो सब कुछ सेम लगाएंगे। टेंशन लग गया तो टेंशन भी मान लो बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि टेंशन और नीचे लग गया। ये आपका पूरा सिचुएशन इधर बन रहा है। अब देखते हैं, फिर ये एंगल थीटा है, ठीक है बच्चों। टेंशन दोनों पे बदल देते हैं, यहाँ पे टी डैश को भी टेंशन क्यों बदल गया, वहां टी था, यहाँ इसलिए क्योंकि एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, ये भी चेंज हो गया, तो फोर्सेस में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं होगा, टेंशन अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, टेंशन का एक कंपोनेंट तोड़ोगे, टी डैश कॉस थीटा, थोड़ा कंजस्टेड है बच्चों, ऊपर एक बॉयंसी भी हो गया और टी डैश कॉस थीटा भी हो गया, और सामने क्या हो गया, टी डैश साइन थीटा। अब देखते हैं कौन किसको बैलेंस कर रहा है। हॉरिजॉन्टली तो स्टिल टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एफ डैश को, तो टी डैश साइन थीटा बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एफ डैश को। और वर्टिकल में कौन कौन लग रहा है भाई, तो ऊपर लग गया आपका टी डैश कॉस थीटा प्लस बॉयंसी, बॉयंसी भी ऊपर लग रहा है, इज इक्वल टू एम जी, जबकि पहले टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा था, अभी क्या है कि टी डैश कॉस थीटा प्लस बी इक्वल टू एम जी। तो एक काम करो, टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू लिख लो एम जी माइनस बी। तो देखो टी डैश साइन थीटा इक्वल टू एफ डैश, टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो टी डैश कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगेन दिस विल कम टैन थीटा, है ना बच्चों, ये हो गया टैन थीटा। एंड इन दिस साइड आपका देखो ऊपर में क्या है, एफ डैश, और नीचे क्या हो जाएगा, एम जी माइनस बी। देखो बच्चों tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी पहले आया था, अभी भी tan थीटा ही आ रहा है, बस इलेक्ट्रिक फोर्स अब चेंज हो गया एफ डैश, और नीचे में क्या हो गया बच्चों, एम जी माइनस बी। ओके बच्चों, तो ये आपका एयर का आउटकम है और ये आपका लिक्विड का आउटकम, लेकिन अभी तक हम लोग फाइनल पहुंचे नहीं है, तो अभी स्पेस कम है, आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। आपने राइट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो वीडियो पॉज करके आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं एक साइड रब कर रहा हूं, तो ठीक है, आपने रब लिख लिया होगा, मैं इधर रब कर देता हूं। तो यहां पे देखो ये tan थीटा इक्वल टू दिस, और ये प्रीवियस वाला tan थीटा है, तो फ्रॉम 1 and 2 तो सीधी सी बात क्या हो गई, 1 और 2 से बच्चों, तो f अपॉन एम जी इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एम जी माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो f अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम जी माइनस बी। और मैंने आपको पहले ही ये बताया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम को डायरेक्ट हम लोग चाहें तो एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब एयर की बात होगी तो लिखेंगे Q इंटू Q, दोनों पे चार्ज सेम है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर 1 होगा एयर का, तो इसलिए कुछ नहीं लिखा हमने, और डिस्टेंस कुछ भी मान लो स्मॉल आर स्क्वायर। नीचे क्या लिखोगे बच्चों, Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि मीडियम है लिक्विड है,
इंटू आर स्क्वायर। डिस्टेंस सेम लेना है क्योंकि एंगल वही का वही रह गया। तो अब यहां से देखो, अब सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, तुम देख ही सकते हो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे वाला एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा और इधर रहने दो। इधर क्या है आपका mg अपॉन mg माइनस बी और इधर बच्चों ये सारा कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू ये सब कुछ और एप्सिलॉन आर चला जाएगा ऊपर। फिर देखो फाइनली क्या आएगा, फाइनली ये आएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई mg माइनस बी। अब कहोगे ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत, मैंने तो पहले ही बता रखा है आपको, ये बॉल का मास है तो बॉल के मास को लिख सकते हैं बॉल का वॉल्यूम इंटू बॉल की डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाई, फिर लिख दो बॉल का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी। अब बॉयंसी याद करो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बॉल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो गया, वी 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 कैंसिल, जी 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 कैंसिल। अब यहां से देखो रो एस इज गिवन, रो एस कितना दिया हुआ है 1.6, रो एस मीन्स सॉरी ग्राम्स में दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ है 16। ये रो जो है, रो एस जो है वो डेंसिटी है किसका, सॉलिड का यानी बॉल का, और नीचे क्या हो गया 16, अगेन वही है। फिर लिक्विड की डेंसिटी दी गई है 8, तो दिस इज 16 बाई 8, व्हाट यू विल गेट 2। तो बच्चों यही एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो गया 2। इसी एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो बार बार आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तब जाके आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होगा। ओके बच्चों, तो राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ये तो पहले का है, ये अभी का है, इसको आप लिख लो वीडियो पॉज करके। ओके बच्चों, तो बच्चों अब यहां पे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक बार ट्राई करना। A certain charge Q is divided into two parts, Q and capital Q minus small q, ठीक है। For the maximum Coulomb force यानी इलेक्ट्रिक फोर्स between them, Q by capital Q is, मतलब सीधा करना क्या है बच्चों कि एक टोटल चार्ज है कैपिटल Q, उसको दो हिस्से में बांट दो, एक छोटा Q और एक जो रिमेनिंग बच गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे रख दो। तो तुमको बताना है कि आखिर इस रेशियो का क्या वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए आपका जो वहां पे फोर्स लग रहा है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स बोल रहा है, वो मैक्सिमम लगे। तो एक बार वीडियो पॉज करो और 1 मिनट का टाइम दो और सॉल्व करो। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं। कर लिया सॉल्व आपने? अब तो बच्चों अब देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये टोटल चार्ज था Q, इसको दो पार्ट में हमने बांट दिया, एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और दूसरा स्मॉल q, दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हो गया F इक्वल टू K दिस इंटू दिस अपॉन r स्क्वायर। K समझ ही रहे हो, कूलम कांस्टेंट, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को बोलते हैं। चलो अब ये काम करते हैं कि ये फोर्स जो है कहता है इसको मैक्सिमम होना है। तो याद करो एक मैथ में एक चीज हम लोग पढ़े हैं, मैक्सिमम मिनिमम, कि अगर मान लेते हैं कि y x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का, और y को अगर मैक्सिमम होना है, y को अगर मैक्सिमम होना है तो मैक्सिमम पे इसका रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो y किसका फंक्शन है, x का। फंक्शन का मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y का अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं हम लोग, 0 पुट कर देते हैं और वहां से एक सर्टेन x का वैल्यू आएगा जो डाल देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। मतलब अगर जब भी मैक्सिमा या मिनिमा का प्रॉब्लम आता है
तो पहले ये पता करो कि किसका मैक्सिमम निकालना है, फिर ये पता करो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और फिर जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा यानी जिसका वो फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो बच्चों यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये फोर्स F जो है ये आपका फंक्शन है स्मॉल q का, क्योंकि कितना q यहाँ डालना है वो तो हम लोग पे डिपेंड करता है। तो q इज द वेरिएबल, यानी बाकी r कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और टोटल चार्ज जो q दिया है वो भी कांस्टेंट है, जो हम लोग अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हिस्सा यहाँ पे दे, मीन्स दिस इज वेरिएबल और इधर ये वेरिएबल। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज फंक्शन ऑफ स्मॉल चार्ज q। और जब F का मैक्सिमम चाहिए तो F का मैक्सिमम चाहिए तो ऑटोमेटिकली अभी हमने यहाँ लिखा कि y x का फंक्शन है, तो y का अगर मैक्सिमम चाहिए तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए बच्चों। तो यहाँ फोर्स किसका फंक्शन है, q का, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे फोर्स को यानी dF/dq इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0। ठीक है बच्चों, अब ये तभी ये 0 करने का मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, तो अब एक काम करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। F की जगह ये पूरा चीज यहाँ पे डाल दो, तो आपको तो बहुत कुछ पता होगा पहले से डिफरेंशिएशन के बारे में। k/r², ये तो कांस्टेंट है, और ये अंदर में क्या हो गया, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q² और डिवाइडेड बाय dq इक्वल्स टू 0। अब देखो k और r² आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, वो आपका इस तरीके से बाहर आ गया, तो k/r² बाहर आ गया बच्चों। तो ये हो गया d कैपिटल Q स्मॉल q इंटू q² डिवाइडेड बाय dq इक्वल्स टू 0। अब देखो इनको उधर भेज दो तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे। अब बाकी यहाँ पे इनको दोनों को अलग कर लो, ठीक है ना, सेपरेट कर लो और डिफरेंशिएट कर दो, dq/dq माइनस dq² इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। अब ये कैपिटल Q कांस्टेंट है तो अगर ये बाहर आ गया और dq/dq क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ कैपिटल Q बचेगा यहाँ पे, और इसका और ये आपका हो जाएगा, याद करो dx²/dx, तो पावर आगे चला गया 2 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -2q इक्वल्स टू 0, इसलिए q इक्वल टू 2q। और हमें रेशियो किसका पूछा था बच्चों, तो हमें रेशियो पूछा था स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, तो 2 को उधर भेज दो, दिस इज 1/2 एंड दिस इज q/कैपिटल, तो आंसर क्या हो गया 1/2। समझ में आ गया बच्चों, तो राइट डाउन कर दो। तो बच्चों अब हम लोग एक प्रॉब्लम ऐसा करते हैं जिसमें एक तो पॉइंट चार्ज है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब कूलम लॉ में हम लोग क्या पढ़े कि कूलम लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन मैंने वहाँ तुमको बोला था कि हम लोग थोड़ा ट्रिक का यूज करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे, और हम लोग चालाकी से चाहें तो कूलम लॉ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का मतलब जहाँ चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि देख लो ये चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ये एक रॉड है जिसके ऊपर +q चार्ज प्लस कैपिटल Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर इसके इस एंड से L डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज मतलब सारा चार्ज एक ही है, प्लस स्मॉल ये रखा हुआ है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में बताओ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, रिपेल तो करेगा ही, कितना लगेगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पोटेंशियल के फॉर्म में आ सकता है जो जेई मेन में आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हम लोग भी ध्यान देंगे। तो एक बार बच्चों खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और फिर नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, ओके। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ।
मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना होता है हर क्वेश्चन में, ये नहीं सोचना होता है कि अरे ये क्या होगा वो क्या होगा। एक बार आप ट्राई जरूर किया करो, एक बार खुद से ट्राई करोगे तब जाके प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा। तो देखो कैसे क्या करेंगे इसमें। पहली बात तो हमें यही दिक्कत आ रही है कि यार ये पॉइंट चार्ज है, ये सारा चार्ज एक जगह है नहीं, तो फिर क्या करें। तो एक काम करते हैं, अगर इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लें फिर तो अपना काम आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो कि पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करें। तो दिमाग लगाओ, जो हम लोग मैकेनिक्स में भी करते थे कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन रॉड के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन कट करो। छोटा सा मतलब जो जितना आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, मान लो इसकी लेंथ है dx, ये लेंथ कितनी है dx, तो ये जो dx आपको दिख रहा है इसको अपने मन में और बहुत 1 करोड़ से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इतना छोटा है, जितना बोर्ड पे उतना छोटा बनाना पॉसिबल नहीं है, आप ये मान के चलो ये बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा हो गया तो इसका मतलब इसमें जितना भी चार्ज है वो एक पॉइंट के फॉर्म में हो गया। तो पूरे रॉड में से मैंने एक छोटा सा सेक्शन कट कर दिया, और इस dx पे कितना चार्ज होगा बच्चों, छोटा सा चार्ज। तो छोटे से चार्ज को दिखाने के लिए ये जो d है, इस d का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंशिएशन में जो करते हैं, ये d डिनोट करता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी की। तो ये स्मॉल लेंथ हो गया जिसमें स्मॉल चार्ज dq है। ठीक है बच्चों। अब ये मान लो कि ये इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। तो बच्चों पूरा रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है मैंने मान लिया, लेकिन इस छोटे से पोर्शन को जिसपे चार्ज dq है ये तो पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज इस पे छोटा सा रिपल्सन लगाएगा df। देखो सब कुछ छोटा, फिर से बताता हूँ। छोटा सा पोर्शन कट किया, क्यों कट किया, क्योंकि मुझे पॉइंट चार्ज चाहिए था। छोटा सा पोर्शन का नाम क्या हुआ, dx, dx के ऊपर कितना चार्ज, छोटा सा dq, और ये dq इस प्लस q को छोटा सा इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या रिपेल कर दिया, जिसका नाम क्या हो गया df। तो एक काम करते हैं, इसके लिए और इसके लिए हमने लिखना है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हो गया df इक्वल टू चार्ज हो गया dq मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इंटू कूलम्बिक कांस्टेंट, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने k लिख दिया। कभी कभी ये इसको भी लिखना चाहिए, या इसकी जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो k dq इंटू q बाई x स्क्वायर, ये छोटा सा फोर्स निकला। तो आप कहोगे कि सर ये तो छोटा सा dx की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकला, अपने को तो पूरे रॉड की वजह से निकालना है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, इस रॉड को ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में काट सकते हैं, और वो सारे छोटे छोटे पार्ट जो होंगे वो इंडिविजुअली इसको इधर ही पुश कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, मैं उन सभी छोटे छोटे पार्ट का फोर्स निकालता हूं और उसको ऐड कर देता हूं। तो फिर आपके दिमाग में आएगा ऐड कैसे करेंगे इतना सारा पार्ट को। तो उसके लिए न्यूटन ने हमें दिया है कैलकुलस में इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम नेट फोर्स अगर हमको चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे फोर्सेस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, एंड दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर नेट फोर्स चाहिए तो df को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा बच्चों, ये सारा छोटा छोटा पोर्शन जो है इधर ही फोर्स उसको क्या करेगा, पुश करेगा। तो इस तरीके से F इक्वल्स टू क्या हो गया, df। अब देखो यहां पे आप आगे क्या करेंगे, तो F इक्वल टू हो गया आपका df। तो df की जगह लिख दो k dq इंटू q बाय x स्क्वायर। अब सवाल है ये dq कैसे लिखेंगे, dq कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है। पहली बात कि देखो बहुत सिंपल है, ये काम तुम पहले भी जानते होगे कि टोटल लेंथ है आपका रॉड का L, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L लेंथ में Q चार्ज 1 में Q बाई L, इसलिए dx में कितना, तो Q बाई L इंटू dx। तो देखो बच्चों ये जो चार्ज हो गया Q बाई L इंटू dx, dx पार्ट में इतना चार्ज, और इसी का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं,
तो सीधी सी बात है, F इक्वल्स टू K और dq की जगह क्या लिखोगे, Q बाई L इंटू dx इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई x। ओके बच्चों, अब इसमें जो जो कांस्टेंट है हमको बाहर कर दो। तो कौन कौन बाहर आएंगे, तो K बाहर आएगा, Q बाहर आएगा, स्मॉल q बाहर आएगा, L बाहर आएगा, और इधर क्या हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट कहां से कहां लेंगे, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो लिमिट लेते हैं। तो सबसे पहला dx यहाँ पे कटेगा, तो सबसे पहला जो यहाँ कटेगा तो उसकी दूरी भी होगी l, और आखिरी यहाँ कटेगा। देखो सबसे पहला यहाँ कटेगा तो इसकी दूरी हुई l, और आखिरी यहाँ कटेगा तो इसकी दूरी हो जाएगी 2l, क्योंकि ये भी l है और ये भी l है। तो यानी x का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आएगा l, यानी इनिशियल वैल्यू आएगा l, और फाइनल वैल्यू क्या आएगा 2l। तो यहाँ पे जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो l से 2l। ओके, फिर देखो आपको इंटीग्रेशन तो आता होगा, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई L, और ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो -2 पावर, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ पूरे, -2 + 1 -2 + 1। ओके बच्चों, तो -2 + 1 और -2, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो गया, L से 2L। तो ये आपका फाइनली यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, स्पेस का उपाय लगाया जाए, ठीक है। F कैपिटल Q स्मॉल q बाई L, और देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस, तो आगे एक माइनस लगा दो, और अंदर में माइनस है 1/x हो जाएगा, ये x का पावर -2 + 1 -1, और हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा L से 2L। तो F इक्वल्स टू माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाई L, एंड ये आ जाएगा आपका 1/2L - 1/L। ठीक है बच्चों, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली ये अंदर से भी एक माइनस आएगा, माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाई L इंटू -1/2L, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और फाइनली आंसर जो आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल आंसर जो आया निकल के हमारा, वो निकल के आया F इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बाद में, मैंने हर चीज़ को बोला ढंग से, आप लिमिट में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिमिट आपका कहाँ से कहाँ आएगा, L से 2L, क्योंकि यहाँ तक की दूरी L है और फाइनल दूरी कितनी है 2L। तो वो लिमिट पे भी आप ध्यान रखो, लिमिट कैसे आया, फिर मैंने dq का वैल्यू कैसे निकाला वो भी ध्यान रखो, और फिर यहाँ पे ये देखना, ये दोनों माइनस, एक माइनस तो आपका यहाँ नीचे से आगे गया, और बाकी इसको सॉल्व करने पे भी एक माइनस आया जो फाइनली प्लस हुआ। तो आंसर आ गया अपना 2 कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2L। ओके, तो आप इसके बाद राइट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो एक रॉड है जो सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है, रेडियस r है और चार्ज इस पे +q कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके सेंटर पे प्लस स्मॉल q है। तो अब कह रहा है कि इस प्लस स्मॉल q पे इस चार्ज q के वजह से कितना फोर्स लगेगा। रेडियस r दिया हुआ है, चार्ज q दिया हुआ है, बाकी मैंने लिख दिया। अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो ढेर सारा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इसको अभी भी आप कूलम लॉ में भी आप इसको सॉल्व करके देखिए। तो ये आपका होमवर्क है जो कि अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। आप एक बार ट्राई करेंगे, एक बार इसको लिख लीजिएगा अच्छे से और फिर इसको ट्राई कर लीजिएगा। ओके बच्चों, इसके अलावे अब अगली वीडियो में हम लोग एक तो हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कूलम लॉ पे एक और प्रॉब्लम का सेगमेंट है जिसपे एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज।
तो मैं चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा, उसमें एसएचएम वगैरह भी थोड़ा बहुत आएगा कि चार्ज एसएचएम कब करेगा, ऑसिलेशन कब करेगा। तो इन चीज़ों पे बेस्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और साथ ही साथ एक थ्योरी पोर्शन शुरू किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और अच्छे से रहिएगा, ठीक है।